हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मैं अमृत सिंह आप सबके लिए लेकर आया हूँ बेटा एक शानदार जानदार सेशन, जिसमें आज बात करने वाले बेटा कक्षा 10 के गणित के पहले चैप्टर की, जिसका नाम है बेटा वास्तविक संख्या। क्या नाम है बेटा? वास्तविक संख्या। इसको अंग्रेजी में कहते हैं बेटा रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं बेटा, रियल नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्या बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, पहला चैप्टर है बेटा। इसके पहले वीडियो में हमने इसके बेसिक के बारे में चर्चा किया था, इसके लासा मासा को हल करना बताया था। आज बेटा इसके अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना आज हम सिखाने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे चैनल में नए जुड़ रहे हैं वो जल्दी से वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें बच्चों। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपको ही निभानी है। ठीक है, तो आज हम लोग बेटा बात करने वाले हैं वास्तविक संख्या की। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में बेटा इस चैप्टर से 5 नंबर का 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही छोटा चैप्टर है, पहली क्लास इसकी हो चुकी है, आज दूसरी क्लास है बेटा। आज के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। 19 डेज में आपको मैंने गणित खत्म करने का वादा किया था, आज उसका दूसरा दिन है बेटा। 2 दिन में इस चैप्टर को मैंने खत्म करने का वादा किया था, आज दूसरा दिन ये चैप्टर खत्म कर दे रहे हैं। अगला दिन एक दिन इसके PYQ कराने को मैंने कहा था, तो कल इसके मैं PYQ करा के ये चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो बढ़ते हैं बेटा अपने आगे सेशन में, तब तक आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलो देखो बेटा पहला क्वेश्चन ना जाने कितनी बार पूछा गया है, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार सेम पैटर्न से सेम तरीके से यही सवाल पूछा जाता है बच्चों। तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना करके कमेंट्स को ऑफ करके एकदम आसानी से चुपचाप से देखते रहिए, बोर्ड में देखते रहिए, बस हमको देखते रहिए कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो भैया जो हमारा चैप्टर है वास्तविक संख्या का, जो क्वेश्चन मिला हमको, क्या मिला बेटा? कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। इसका मतलब अगर बेटा मैं इसको सिद्ध कर दूं कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगा कि ये एक अपरिमेय संख्या है। जैसे मैं तुमसे ये कहूं कि तुम्हारे पिताजी माता नहीं है, तो इसका मतलब वो तुम्हारे पिताजी ही होंगे। समझ में आई बात कि नहीं? इसका मतलब यानी पिताजी को मैं माता सिद्ध कर दूं, माता नहीं है सिद्ध कर दूं, तो वो अपने आप सिद्ध हो जाएंगे कि वो पिताजी ही हैं। इसी प्रकार मैं इसको अगर सिद्ध कर दूं कि ये परिमेय संख्या नहीं है, तो इसका मतलब जो परिमेय नहीं होती है उसके बाद कौन बचती है? वो संख्या अपरिमेय संख्या बचती है। ठीक है, तो इसका एक तरीका है बेटा, उसको देख लो, उस तरीकों को देख लो, समझ लो, जान लो, पहचान लो। ठीक है, तो आसान रहेगा। ठीक, चलो चलो भाई चलो। चलो भाई, ठीक है, चलो भाई अब हम लोग चलते हैं भाई सवाल में। सवाल हमारा क्या कह रहा है उसको समझते हैं। ठीक है, चलो इसको हम डाल लेते हैं प्रूफ, यानी उत्पत्ति। ठीक है, हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बेटा? क्या सिद्ध करना है? कि भैया √2 एक अपरिमेय संख्या। अगर ये बेटा अपरिमेय संख्या है, मेरी बात समझना, अगर ये अपरिमेय संख्या है तो इसको सबसे पहले परिमेय सिद्ध करना पड़ेगा। यदि अगर ये परिमेय नहीं होगा तभी अपरिमेय होगा। अच्छा एक बात जान लेना, परिमेय संख्या अगर ये होगा तो इसका मतलब सदैव इसका मासा क्या आना चाहिए? 1। अगर कोई संख्या परिमेय है तो उसके रेशियो का मान क्या आना चाहिए? यानी रेशियो का मासा क्या आना चाहिए? 1। यदि उसका रेशियो का मासा 1 नहीं आता, यानी अगर इसका HCF 1 नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो परिमेय संख्या नहीं है। अगर वो परिमेय संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगी बेटा? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। चल समझते हैं, तो उसके बाद अपने आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, माना √2 एक
परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है बेटा तो बताओ परिमेय संख्या को किस में लिख सकते हैं? P बटा Q के रूप में। किस में लिख सकते हैं बेटा? P बटा Q के रूप में, जहां P कामा Q एक पूर्णांक है। P कामा Q पूर्णांक है तथा HCF P कामा Q इक्वल टू 1 होना चाहिए। P कामा Q इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा? 1 होना चाहिए। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। कोई भी संख्या अगर अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो सबसे पहले बेटा उसको क्या मान लेंगे? परिमेय संख्या मान लेंगे। फिर अगर परिमेय संख्या मान लेंगे तो उसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो भाई, √2। अभी देखो बेटा, इसका थोड़ा तीछा गुणा करा दो। इसके बट्टे में 1 है तो इसका गुणा यहाँ करा दो, इसका गुणा यहाँ करा दो। तो जब कराओगे बेटा तो P बराबर क्या आ जाएगा? √2 गुणे Q आ जाएगा। क्या आ जाएगा? √2 गुणे Q। अब देखो यहाँ वर्गमूल लगा है तो क्या करेंगे बेटा? इसका दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? समीकरण 1 का दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, समीकरण 1 में दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब देखो जैसे ही इसका वर्ग करेंगे बेटा तो इधर हो जाएगा P² और ये हो जाएगा बेटा √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? Q² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Q² हो जाएगा। इसको डाल दो बेटा समीकरण 2 डाल दो। क्या डाल दो? समीकरण 2 डाल दो। अब जैसे ही ये समीकरण 2 आ गया बेटा तो गौर से देखो इधर P² ही है, इसको लाएंगे तो ये बटे में हो जाएगा बराबर Q²। ठीक है, अब मेरी बात समझना, अगर P² की जगह हम कोई संख्या ले सकते हैं। ठीक है, P² की जगह हम मान लो बेटा क्या ले लिए? P² की जगह अगर हम 4 ले लिए और इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो 2 बार में पूरा कट जाएगा। अब अगर यही P² का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा और 2 में भी 2 का भाग लगाएंगे तो बेटा पूरी तरीके से कट जाएगा। इसका मतलब P² में 2 का भाग करने पर पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, अतः P में 2 से भाग करने पर पूर्णतः विभाजित होगा। थोड़ा सा लैंग्वेज लिखेंगे बेटा, लैंग्वेज इसकी थोड़ी सी टफ है, बाकी और ये सवाल में कोई दम नहीं है। ठीक है, आराम से समझते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चूँकि P² में 2 से भाग करने पर पूर्णतः विभाजित हो जाता है। पूर्णतः विभाजित हो जाता है, अतः P में 2 से भाग करने पर पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, और कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, पूर्णतः विभाजित होगा। अब देखो बेटा, P² में 2 से भाग करने पर पूर्णतः विभाजित हो जाता है, अतः P में 2 से भाग करने पर पूर्णतः विभाजित होगा। अगर ये P² की जगह भैया 16 ले ले तो P² की जगह 16 ले लो, 2 से काटोगे 8 बाद में, फिर P की जगह 8 आ जाएगा, P को भी काटोगे 8 से तो 4 बार में चला जाएगा। इसका मतलब बेटा अब ये हुआ कि ये लैंग्वेज लिखने के बाद अब इसमें अब क्या करेंगे? अब तुम यहाँ P बराबर 3C ले लो बेटा, सॉरी एक सेकेंड 2C ले लो। क्यों सर जी? अगर देखो यहाँ सिद्ध करने के लिए √2 है
तो यहाँ 2 लेना है। अगर रूट सिद्ध करने के लिए रूट 3 है तो यहाँ 3 लेना है। अगर यहाँ पे जो संख्या रहेगी वही यहाँ पे लेना है। और ये सी पी इसकी जगह कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। सी की जगह ए भी ले सकते हो, बी भी ले सकते हो, वाई भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो अब देखो पी का मान बताओ। यहाँ पे पी का मान यहाँ पे कहीं कुछ दिया है, ये देखो यहाँ पे दिया है पी बराबर √2 क्यूब। तो यहाँ पे √2 गुणे क्यू बराबर क्या हो जाएगा बेटा 2c, ठीक है। कहाँ से? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये हो गया, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो इतना होने के बाद अब देखो यहाँ भी वर्गमूल लग गया, तो फिर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर जैसे ही वर्ग करेंगे बेटा तो √2 का वर्ग 2 हो जाएगा और यहाँ क्यू स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो होगा क्या भैया, ये 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो क्यू स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर आ जाएगा बेटा, ठीक है। ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। 2 हो चुके हैं, ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब गौर से देखो, इसको भी बटे लाओ तो क्यू स्क्वायर बटे में 2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा c स्क्वायर। अगर गौर से देखो सेम चीज़ यही दिख रही है, बस यहाँ क्यू है, यहाँ पे क्या है c है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, यही सेम लैंग्वेज फिर हम लिखेंगे। चूँकि क्यू स्क्वायर में 2 से भाग करने पर, भाग करने पर पूर्णतः विभाजित हो जाता है, पूर्णतः विभाजित हो जाता है, पूर्णतः विभाजित हो जाता है। अतः क्यू में 2 से भाग करने पर, भाग करने पर 2 से भाग करने पर क्यों, अतः क्यों में 2 से भाग करने पर पूर्णतः, गलत हो गया थोड़ा, पूर्णतः विभाजित होगा, पूर्णतः विभाजित होगा, पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, अब इन दोनों का मासा ले लेंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों का मासा। तो देखो अब गौर से देखो तो समीकरण 2 और समीकरण 3 को, तो p स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से, ठीक है। इतना करने के बाद अब आप लोग देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे देखो समीकरण 2 क्या लिखा है बेटा, समीकरण 2 क्या लिखा है, p स्क्वायर बराबर क्या लिखा हुआ है 2q स्क्वायर, ठीक है। अब समीकरण 3 में क्या लिखा हुआ है बेटा, q स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। अरे भैया मुझे ये बता दो, अगर मैं इसको थोड़े समय के लिए p और q पढ़ लूँ तो क्या मैं HCF अगर निकालना चाहूँ p, q का, तो मुझे क्या मिलेगा बताओ, HCF p, q क्या मिल जाएगा, दोनों में क्या कॉमन, HCF वही होता है जो दोनों समीकरण में कॉमन हो। अरे जो दोनों में कॉमन होगा वो क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। अगर दोनों में कॉमन 2 आ गया तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि इसका जो मासा निकल आया वो 2 निकल आया। कितना निकल आया 2, निकलना कितना चाहिए था 1, निकला कितना 2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जो कि HCF
P, Q डज नॉट इक्वल टू 1, यानी P, Q के HCF के 1 के बराबर नहीं है। अतः चूंकि ऐसे चूंकि यह स्थिति विरोधाभास की स्थिति को प्रदर्शित करता है, ठीक है। क्योंकि यह स्थिति विरोधाभास की स्थिति को प्रदर्शित करता है, अतः मानी गई संख्या परिमेय संख्या ना होकर परिमेय संख्या न होकर अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या न होकर अपरिमेय संख्या है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन है, आराम से इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेहतरीन तरीके से करिए, ठीक है। अब देखो बेटा, कहने का मतलब ये हुआ कि भैया हमने √2 को परिमेय माना, और अगर किसी संख्या परिमेय संख्या है तो उसका मासा सदैव 1 होता है। क्यों होता है? क्योंकि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है। अगर मान लो कुछ बच्चों के कुछ होंगे जो महानुभाव कह रहे होंगे, सर अच्छा ये बताइए, कहीं पे अगर 16/8 लिखा है तो वो परिमेय कैसे, इसका मासा, इसका तो मासा 8 आ जाएगा। अरे गधों, 8 दूनी 16, 8 गन्नम 8, 2/1 आ गया। 1 2 का मासा निकालोगे तो क्या निकलेगा? बताओ जरा, क्या निकलेगा? 1 ही तो आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि परिमेय संख्या को पहले एकदम सरलीकरण के रूप में लिखेंगे, एकदम सरल रूप में लिखेंगे। जब वो सरल रूप में टूटना बंद हो जाएगा तब उसका मासा निकालेंगे तो सदैव 1 ही प्राप्त होगा। तो हमको HCF 1 लाना था। अगर HCF 1 क्या हुआ, उसका मासा 1 आता है बेटा, तो इसका मतलब वो परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे देखो उसका मासा कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। इसका मतलब वो क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। अब अगर परिमेय संख्या नहीं है तो शुरुआत में ही बताया बेटा कि अगर वो संख्या परिमेय संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगा बेटा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी बेटा, है ना। अगर नहीं आया है तो आप लोग इसको आराम से दोबारा देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा सर, मुझे अगर सिद्ध करना हो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे √3 को एक परिमेय संख्या मान लेंगे, √3/1 P/Q लिख देंगे। जहाँ P/Q ये सब वही लिखेंगे। P बराबर यहाँ √3Q आ जाएगा। समीकरण 1 में दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। यहाँ P² बराबर √3Q² हो जाएगा। यहाँ P²/3 हो जाएगा। यहाँ P² में 3 से भाग करने पर पूर्णतः विभाजित हो जाता है, अतः P में 3 से भाग करने पर पूर्णतः विभाजित होगा। अब P बराबर 3C ले लेंगे बेटा यहाँ पे। तो जैसे ही P बराबर 3C लेंगे तो यहाँ √3Q बराबर 3C हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो यहाँ 3Q² बराबर 9C² हो जाएगा। 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, तो Q² बराबर 3C² हो जाएगा। फिर इसके बट्टे में 3 आ जाएगा। Q² में 3 से भाग करने पर पूर्णतः विभाजित हो जाता है, अतः Q में 3 से भाग करने पर पूर्णतः विभाजित होगा। समीकरण 2 3 ले लेंगे। यहाँ P बराबर 3Q², यहाँ Q बराबर 3C², तो यहाँ से HCF 3 आ जाएगा।
फिर पूरी वही लैंग्वेज हम लिख देंगे। समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब रूट 3 भी करना सीख जाओगे और रूट 5 भी करना सीख जाओगे। समझ गए कि नहीं बात को? अगर समझ गए तो भैया जल्दी से शेयर कर दीजिए वीडियो को, जल्दी से अपने दोस्तों के साथ बांट के आइए इसको, ठीक है? चलो भाई, अब हमको अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अभी अभी हमने इसको कराया है और हम चाहते हैं कि आप इसको आराम से पहले आप होमवर्क में करिए, ठीक है? इसको आप घर में सिद्ध करिए, ठीक है? सेम कुछ नहीं करना है, जहाँ 2 लिखा था वहाँ पे क्या लिख देना है बेटा? 3 लिख देना है और कुछ नहीं करना है। खुद से करिएगा, खुद से क्वेश्चन को बनाइएगा। यदि आपसे क्वेश्चन ना बने तो आप हमको कमेंट्स करना, इसका हम फिर से वीडियो आपके लिए शूट करेंगे, ठीक है? लेकिन थोड़े थोड़े काम आप भी करते चलिए ताकि आपको समझ में आए कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो सर आपको समझ में भी आ रही है कि नहीं आ रही। चल अगला सवाल क्या? अगला देखो भिन्न सवाल है थोड़ा सा, इसको समझ लेते हैं कि इसको कैसे सिद्ध किया जाता है। चलो भाई इसको भी समझ लेते हैं हम, आप इसको भी समझ लेते हैं, क्या दिक्कत है? देखो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे ये सिद्ध वाले सवाल आ जाए तो पहले इसको परिमेय मान लो। माना, क्या माने भैया? 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। क्या है बेटा? परिमेय संख्या है। ठीक है, 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है? अब देखो उसके बाद क्या करेंगे? अगर ये परिमेय संख्या है तो 5 माइनस रूट 3 बराबर हम क्या लिख सकते हैं बेटा? p बटा q, जहाँ p कामा q एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है? पूर्णांक संख्या है। अगर ये दोनों पूर्णांक है इसका मतलब ये है कि बेटा कि ये दोनों जहाँ पे p q रहेंगे ये दोनों परिमेय संख्या होंगी, ठीक है? तो अब देखो 5 माइनस रूट 3, तो हम क्या करते हैं? क्या करें? एक सेकेंड। अब देखो इस 5 को उधर भेज दो बेटा, तो माइनस रूट 3 इधर बचेगा, p बटा q माइनस का 5 हो जाएगा। इधर माइनस कामन ले लो बेटा, तो माइनस का रूट 3 इधर कामन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा बेटा? 5 माइनस p बटा q, यानी संख्या आपस में पलट जाती है। जो प्लस में होता है वो माइनस में हो जाता है, जो माइनस में होता है वो प्लस में हो जाता है। ये कैंसिल हो गया, तो रूट 3 बराबर क्या है बेटा? 5 माइनस p बटा q। अच्छा p बटा q, जहाँ p q क्या है? पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक क्या होती है बेटा? माइनस में होती है, प्लस में होती है और जीरो होता है। यदि अगर यहाँ पे तुम कोई भी संख्या रख दो प्लस या माइनस की तो हमेशा इसका जो हल आएगा बेटा वो ये परिमेय संख्या आएगी। बट ये बता क्या रहा है कि अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि यह स्थिति विरोधाभास की स्थिति को प्रदर्शित करता है, अतः दी गई संख्या परिमेय संख्या ना होकर अपरिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे कैसे? चूंकि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है? और 5 माइनस p बटा q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है?
एकदम आराम से समझो, एकदम हल्के से। देखो बेटा, मेरी आदत है मैं ज़्यादा हाउ हाउ करके नहीं पढ़ाता, मतलब मैं अपनी बहुत ज़्यादा वाहवाही नहीं करता, ना मुझे बहुत ज़्यादा कहानी शेरो शायरियाँ आती हैं कि मैं तुमको सुनाता रहूँ, तुम्हारे टाइम को वेस्ट करता रहूँ, ठीक है। हालांकि बहुत सारे लोगों का अपना पर्सपेक्टिव है कि वो कहानी सुना के रखते हैं तो उनको लगता है कि बच्चे अट्रैक्टिव रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में टाइम की बहुत कमी है, तो उस टाइम कंज्यूमेशन में मैं चाहता हूँ कि मैं आपको 30 से 40 मिनट में वो चीज़ दे दूँ जो लोग तुमको 1.5 घंटे में दे रहे हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो 1.5 घंटे वाली क्लास करें, आप चाहें तो 40 मिनट 45 मिनट की क्लास करें, ठीक है। तो इसका मतलब ये अपरिमेय हो गया, ये अतः यह स्थिति विरोधाभास की स्थिति को प्रदर्शित करता है। विरोधाभास की स्थिति को प्रदर्शित करता है। अतः मानी गई संख्या परिमेय संख्या न होकर अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या। 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या, ठीक है। देखो, भाषा थोड़ा बहुत तुमको डिस्टर्ब करेगी, लेकिन यही भाषा आपको बार बार लिखना पड़ेगा तो अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। आराम से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। चलो भाई, अगले सवाल में क्या कह रहा है? अगला सवाल हमारा क्या है? देखो, सिद्ध कीजिए कह रहा है 3 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो भाई 3 + √3 अगर एक अपरिमेय संख्या है तो देखो फिर वही चीज़, 3 + √3 को बेटा क्या मान लोगे? परिमेय, उसको हम लिख देंगे p/q। अब √2 बराबर ये हो जाएगा p/q माइनस का 3 हो जाएगा। अरे ये भाई क्या हमेशा बनेगा? परिमेय। और ये क्या है? अपरिमेय। क्योंकि यही भाषा लिख देंगे इसमें से, क्योंकि √2 एक परिमेय संख्या है और ये वाले को लिख देंगे एक ऊपर वाले को लिखूंगा परिमेय, नीचे वाले परिमेय। यह स्थिति विरोधाभास की स्थिति मानी गई संख्या परिमेय संख्या न होकर अपरिमेय संख्या है। अतः पूरी भाषा वैसे ही लिख देंगे। तो ये भी आपका होमवर्क रहेगा, आप आराम से इसको करना, ठीक है। हमने एक एक सवाल बताए हैं आपको, एक एक सवाल होमवर्क में हमने दिया है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो आप लोग आराम से इसी तरह मस्ती से पढ़ाई करते रहिए, अपने चैनल को प्यार देते रहिए, ठीक है। अब बेटा इसका मैं एक कल फाइनल टच ले आऊँगा, जिसमें बोर्ड एग्जाम में अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को यहाँ मैं रख के आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, ताकि आपको ये समझ में आए कि मैंने जो पढ़ाया वो आपको कहाँ कहाँ तक यूज आया, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग चैनल को शेयर करना, दोस्तों के साथ बांट देना इसको, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले